दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे सामने है मुझे यकीन नहीं था कि उनके बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। इनके लिए हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये हैं श्री सुभाष बत्रा जी। सुभाष बत्रा जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सभी जानते हैं कि ये हरियाणा के पूर्व मंत्री अर्थात गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। एक कद्दावर नेता है, पंजाबी कम्युनिटी के बहुत ही कद्दावर और जाने माने नेता है, लोगों के दिल में राज करते हैं। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए एक बार फिर से आभार और हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। बत्रा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद सतवीर जी, दलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे निवास स्थान पे आए जी और पूरी टीम के साथ आए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बत्रा साहब एक क्वेश्चन काफी टाइम से मेरे दिल में वो हो रहा था। आप ये रोहतक की सीट है, ये पंजाबी कम्युनिटी की सीट है, इसमें पंजाबी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं और अमूमन एक आध बार को छोड़कर अमूमन पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को ही टिकट दी जाती है। तो आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं आप, और आपको अब की बार टिकट से कैसे अवॉइड किया गया, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। देखिए ये आप ये समझिए जी मैंने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1991 में जी चुनाव इकट्ठा लड़ा था। जी, उन्होंने लोकसभा का लड़ा था, मैंने विधानसभा का लड़ा जी 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 और मैं एमएलए बना था, जी, मिनिस्टर बना था जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एमपी मेंबर पार्लियामेंट बने थे जी और उन्होंने चौधरी देवीलाल जी को हराया था। जी, वो एक उनके क्रेडिट में बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त चौधरी देवीलाल के सामने जी उनका मुकाबला करना, उनके सामने इलेक्शन लड़ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। सर बीच में मैं थोड़ा सा रोकूं आपको। जी हरियाणा की एक आदत रही है सर कि जो उनको धोखा दे देते हैं ना, उसको वो फिर नहीं छोड़ते हरियाणा के लोग, विशेष रूप से जाट कम्युनिटी कह लो या रोहतक जो थे जाटों की वो है। तो चौधरी देवीलाल ने 1989 में जब चुनाव लड़ा था सर, तो वो रोहतक सीट उन्होंने छोड़ दी थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये देवीलाल यहाँ से चुनाव लड़े और हम उसका हिसाब किताब बराबर करें। तो अगली बार देवीलाल जी ने ये गलती की कि यहीं से फिर चुनाव लड़ा। लोगों के दिल में मेरे हिसाब से वो दर्द था और उन्होंने देवीलाल जी को हराना था। क्या इसलिए हुड्डा साहब नहीं जीते? देखिए सतवीर जी, मैं आपको मैं रोहतक में 17 साल मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा। जी जी जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी बत्रा जी जी जी, वो कई सालों तक रोहतक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे। जी जी जी, हमारे ही परिवार में फार्मिंग में मेरे अंकल को श्री पूरनलाल जी बत्रा को पद्मश्री का अवार्ड मिला और हमने 1 एकड़ के अंदर 102 मण गेहूं पैदा किया। अरे वाह। वी आर बेसिकली फार्मर्स और हमारी बड़ी प्रोग्रेसिव फैमिली है जी। तो रोहतक को जितना मैंने स्टडी किया है, रोहतक एक जिसको कह सकते हो एक धर्म नगरी है। जी जी जी, रोहतक एक एजुकेशनल हब है। बिल्कुल है। रोहतक ने नेता पैदा किए हैं जी। रोहतक से स्वर्गीय सर छोटू राम जी हुए हैं सर। रोहतक से चौधरी देवीलाल जी हुए हैं जी, जिन्होंने थे वो सरसा से, लेकिन उन्होंने अपना राजनीति का जो क्षेत्र है वो उन्होंने रोहतक को ही चुना जी। इसी तरह से हमारे पंजाबी समाज के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी हुए जी, 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 बेशक वो भारतीय जनता पार्टी से थे, बिल्कुल सर, लेकिन बड़े कद्दावर लीडर थे, वो भी रोहतक से थे। पंडित भगवदयाल शर्मा, ब्राह्मणों के सबसे बड़े अगर सर्वश्रेष्ठ कोई नेता हुए हैं तो पंडित भगवदयाल जी शर्मा हुए हैं, वो भी रोहतक से जी। तो रोहतक ने नेता पैदा किए जी। सर एक इसी उसमें आप एक नाम भूल गए जी, पंजाबी कम्युनिटी से सुभाष बत्रा जी भी तो थे जी जी। मैं बताता हूँ आपको, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं रोहतक से हूँ जी, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन को कई बार लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। मैं हमेशा ये कहता हूँ आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद सिर्फ अरोड़े खत्री
यहाँ पर नहीं आए, लाखों लाखों की संख्या में 36 जाति के लोग आए जी, दलित भी आए, जाट भी आए, ब्राह्मण भी आए, महाजन भी आए, रोड सिख भी आए, मजहबी सिख भी आए, और बैकवर्ड भी आए, सभी ब्राह्मण भी आए, सभी जाति के लोग आए, लेकिन अरोड़े खत्री ज्यादा तादाद में आए। एक और उन्होंने उस वक्त ज्वाइंट पंजाब था 66 से पहले, जैसा आप जानते हो 66 में तो हरियाणा बना, जी बिल्कुल बना सर, उससे पहले ज्वाइंट पंजाब था जी। और पंजाब का कुछ हिस्सा तो पाकिस्तान में रह गया जी, और काफी हिस्सा पंजाब हिंदुस्तान में आ गया जी। और हमारे लोगों ने कितना बलिदान दिया जी, सब कुछ खोया, लाखों की संख्या में शहादत दी जी। अपने देश प्रेम से ओतप्रोत होके उन्होंने 2 कपड़ों के साथ भारतवर्ष में हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, बिल्कुल किया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ अगर हमें लोग अपने गले से ना लगाते, खास तौर पर देहाती आदमियों ने, अलॉटमेंट जो हमें जमीनें हुई तो उन्होंने जमीनें अलॉटमेंट के बदले में जमीन दी, हमें स्थापित किया जी। हमें स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान है जी। आज रोहतक जिले को आप देख लो, आप महम चले जाओ, बंसी, चांदी, मुगेड़ी, लखन माजरा, हाँ, ये महम प्रॉपर, हाँ, ये सारे चौगुर्दे से जो जमीनें हैं, हाँ, ये पंजाबी कम्युनिटी को तो मिली, दी किसने? जाटों ने दी जी, 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 देहाती लोगों ने दी जी। इसी तरह से आप कलानौर साइड पे चले जाओ, हाँ, कलानौर आप कलानौर के अंदर आप देख लीजिए, ये आपका निगाना, हाँ, ये कानौर, ये लाली, बिल्कुल है, ये जितने गांव साथ लगते हुए हैं, बड़े बड़े सरपंच रहे, बड़े बड़े फाइटर रहे जी, जी, जी। और बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट रहे जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने इस इलाके के अंदर एक भाईचारे की नींव रखी, बिल्कुल रखी सर। अदरवाइज आप दलाल साहब एक बात बताइए, जो आदमी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आता हो, उसका स्थापित होना जब तक भाईचारा ना हो, लोग हमें स्थापित ना करें, हो सकता था क्या? नहीं, असंभव सर, ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सर। अब आ जाओ बात, आपने कहा मेरे को टिकट से वंचित क्यों किया गया। कांग्रेस पार्टी जो एक समुंदर है, टिकट उस वक्त जब मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे टिकट दी, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं जीता 1991 में, बिल्कुल, और पहली बार बना और मिनिस्टर बना और महकमा मुझे होम का मिला, तो मैं आई एम सेटिस्फाइड। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं बहुत गहरे मित्र रहे हैं, 50-55 साल पुराना हमारा रिश्ता है। उनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह, मेरे पिताजी, पूरे पारिवारिक समझ रहे हैं, हम उनके सपोर्टर रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई ग्राउज नहीं है। और भूषण बत्रा वो भी मेरा भतीजा है, आज मैं उसका नॉमिनेशन फाइल करवा के आया हूँ। मेरे बाद फिर शादी लाल जी आए, वो भी मेरे चाचा हैं। हम इस मामले में मैं कम से कम, मैं निजी तौर पे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जब भी कोई पार्टी का ये लगता है ना कि पार्टी हार रही है, तो उसके जितने भी कद्दावर नेता भी, एक दो को छोड़कर बाकी पार्टी बदल जाते हैं। 2005 में जो कांग्रेस का मतलब ये था कि हारेगी, बहुत से लोग बीजेपी में चले गए थे, आप क्यों नहीं गए? देखिए ऐसा है दलाल साहब जी, मैं विचार धारा से मैं बीजेपी में डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। मेरी विचारधारा बीजेपी के बिल्कुल भिन्न और विपरीत है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, बीजेपी यूज करती है और थ्रो करती है। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो सिर्फ जुमा 5-6 महीने की बात है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा मेरे साथ मंत्री था जी जी जी, ही वाज ए लेबर मिनिस्टर जी, बिल्कुल 91 में मंत्री बन गया था जी, हैं? और वो उसने मैं समझता हूँ, मैंने कहा उसको, ये आपने बहुत बड़ी ब्लंडर की है, गलती की है, आपको इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, ये पार्टी यूज करती है। अब उनकी हैसियत क्या छोड़ी, मैं आपका ही इंटरव्यू देख रहा था जी 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 जी, सुनिए आपके चैनल पे जी 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 जी, और आप चैनल के ऊपर उनको कह रहे थे कि आप खट्टर साहब को मिलने के लिए काफी देर तक बाहर इंतजार करते रहे सर, 5 घंटे तक। जी सुनिए, अब दलाल साहब
कृष्ण मूर्ति हुड्डा एक्स मिनिस्टर 91 में मंत्री बनाओ और खट्टर साहब तो अब बने। सुनिए अगर उस हिसाब से देखो तो कृष्ण मूर्ति इज सीनियर टू खट्टर साहब। लेकिन ये क्या डिसेंसी कहती है? सर डिसेंसी तो रामविलास शर्मा जी है, वो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको आप यकीन मानिए चौधरी भूपेंद्र सिंह 10 साल चीफ मिनिस्टर है, रात के 2 बजे उठाता था। चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में मैं मंत्री रहा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पूरे प्रदेश के अंदर बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई थी, उनके खिलाफ अस्मा और पता नहीं कितने कितने मुकदमे दर्ज हो गए थे। रात के 2 बजे मेरे मकान पर आए, मैंने चौधरी भजनलाल जी को उठाया। मैंने कहा ये लोग मेरे पास आए हुए हैं और पुलिस इनके पीछे, और पुलिस का महकमा मेरे पास है और इलेक्शन नजदीक है, इनके साथ बात करना बड़ा जरूरी है, इनकी कुछ वाजिब मांगे हैं। चौधरी भजनलाल ने सुबह 9 बजे हमने उनकी मांगों का निपटारा किया। एक प्रजातंत्र में लोगों से चुनी हुई सरकार लोगों से परहेज करे तो वो सरकार क्या है? मैं एक प्लीज बीच में सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं ये कहना चाहता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी 10 साल चीफ मिनिस्टर है, आप ईमानदारी से बताइए, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या इन्होंने कभी लोगों को खुले रूप में बैठ के कोई संवाद किया? अरे सर समाज छोड़िए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, क्राइम के मामले में। सुनो अब क्या है, आज किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। सुनिए 1000 से ज्यादा किसान मारे गए और उनकी एंट्री को बैन करने के लिए कील गाड़ दिए। मैंने सपने में भी ऐसी निर्दयता, इतना प्रताड़न, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं उस दिन से मैंने मन में ठान ली थी कि मैं मर तो जाऊंगा, इस पार्टी कभी नहीं जाऊंगा। तो आज ये कह रहे हैं कि आप भूपेंद्र हुड्डा जी के दिल में बसे हुए हैं। सुनो मेरा भूपेंद्र दोस्त है, भूपेंद्र कांग्रेस का सीनियर दिग्गज नेता है, बिल्कुल है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा CLP के लीडर हैं। भूपेंद्र हुड्डा 3री बार का मेंबर पार्लियामेंट है, 4थी बार का हो शायद, सुनो मेंबर पार्लियामेंट है, और ये लोगों में रहते हैं, कांग्रेस के लीडर लोगों में रहते हैं। लेकिन सर जी बीच में जो, अब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो घूमता रहता हूँ, लोगों में एक चीज जरूर है भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी में एक आदत आ गई थी उनके बारे में, ये लोग कहा करते कि वो जो कोई पेड़ लगाती है ना तो बार बार उसको उखाड़ के देखा करती है कहीं ये जड़ तो नहीं पकड़ गया। ये इंदिरा जी के बारे में था। अब लोग ये कह रहे हैं कुछ कि यही भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में कि वो अपने जो नीचे के लीडर है ना उनको पनपने नहीं देते यार, था उनको भी उखाड़ के देखते कि ये जम तो नहीं कहती। क्या ये सच है या लोगों की? अब मैं बताता हूँ अब सुनिए। हाँ बताइए। आज 30 MLA हमारे पार्टी के हैं, 25 भूपेंद्र सिंह के साथ है ना, 5-4 होंगे शैलजा के साथ, मिला के 4, एक वो इसका कैप्टन अजय यादव का लड़का है, वो मिला के 5 हो गए। 25 में से एक भी टूटा? हाँ सर मुझे बोलने दीजिए, एक भी टूटा? नहीं टूटा, वही के वही साथ रहे। नंबर 1 जयप्रकाश की टिकट जो मेरी नॉलेज में है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अंदर डट के खुद सोनिया जी ने इसको अपना पर्सनल इशू बना के हुड्डा साहब को बार बार कहा तो मिस्टर हुड्डा डोंट टॉक अबाउट हिम, लेकिन ये अड़ा रहा। अल्टीमेटली JP को भी टिकट दिवा के माना। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में क्या कहना? अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का ले लो, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कॉन्फिडेंस में लेके चलता तो इसको लोकसभा की टिकट इसके लड़के को फिर मिलती। सुनिए मेरी बात। जी। मैं वीरेंद्र मेरा दोस्त है, हम इकट्ठे 10वीं क्लास से आखिर तक इकट्ठे रहे। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबॉडी नॉर आई एम अपोजिंग एनीबॉडी। मैं ये कहना चाहता हूँ ये पहला आदमी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसका हाथ पकड़ता छोड़ता नहीं है। सुनिए इसने दाम सिंह, मैं 6 आदमियों के नाम बता देता हूँ। दाम सिंह, राव दाम सिंह, नंबर 2 सोनीपत वाला ये आपका MLA जिसके खिलाफ
वो आज भी ईडी में अंदर है। जी जी जी। पवार, सुरेंद्र पवार। जी, सुरेंद्र पवार। 2, नंबर 3 समालखा से धर्म सिंह छोकर, नंबर 4 मामन खान। इस तरह से 6 एमएलए जिनके मुतल्लक राहुल जी ने खुद कहा कि आप इनसे परहेज करिए, ठीक है, 6 के 6 को टिकट दिलवाई। चलिए, वर्तमान परिस्थितियां बताइए सर, क्या रहेगा आपकी बार, रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट ये रहेगा जी, कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है, बीजेपी डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसमें आपका क्या रोल होगा, ये बताइए। आपको कितना मान सम्मान की आप उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी? सुनिए, जब आपको याद होगा कि जब 2004 में 40 एमएलए 2004 में आए थे, उन 40 को 46 करने वाला आपके सामने बैठा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे हजका के एमएलए मैं लेके आया था। हाँ। ओम प्रकाश जैन को मैं लेके आया था। सुनिए, मैंने, मेरा योगदान था। मैं हर संकट की घड़ी में भूपेंद्र का साथ देता हूँ। जब यहाँ समाधि स्थल पे स्टैचू की बात आई थी और कांता अलड़िया ने वहां पर अड़चन डालने की कोशिश की थी, ये मैं था जो गुड़गांव से वापस लौटा और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी का स्टैचू वहीं लगा जहाँ जहाँ उनका लगना चाहिए था। कहने का भाव ये है कि मैं बेसिकली एक कांग्रेसमैन हूँ और पार्टी का लॉयल हूँ और पार्टी का लॉयल रहूंगा। मेरी विचारधारा ना तो बीजेपी से मिलती और मेरी अपनी सोच और कैलकुलेशन है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरी भूमिका हमेशा सार्थक और पॉजिटिव रही है। सीएम कौन बनेंगे? सीएम का फैसला तो करती है पार्टी लीडरशिप। आपके हिसाब से? एमएलए करते हैं। आपके हिसाब से किसकी संभावना है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। जब मेरे हाथ में ही नहीं तो मैं कैसे उसका जवाब दूं? जो चीज कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि दलित कम्युनिटी है ना, एससी बीसी हैं, बैकवर्ड हैं, उनकी वो ज्यादा है संख्या हरियाणा के अंदर। तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती भी है तो पार्टी हाईकमान, जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान है, वो शैलजा को सीएम बनाएगा। और शैलजा आजकल हर मीडिया पे ये भी कह रही है कि मैं सीएम बनना चाह रही हूँ, सीएम बनना चाह रही हूँ। सर, मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे हिसाब से तो ये जो एसआर के जिनको बोलते हैं, शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं और किरण जी तो कर बीजेपी में चलेगी, लेकिन अब और भी वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। अगर कोई रैली हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख आदमी भी जोड़ पाएंगे। और अगर भूपेंद्र हुड्डा को कहा जाए तो ये 10 लाख आदमी जोड़ सकते। तो क्या कांग्रेस पार्टी हाईकमान ऐसा रिस्क लेगी? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी एक जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा का है। हाँ। कुर्बानियों से भरी हुई पार्टी है। हाँ। 2 लाइन का रेजोल्यूशन पास होता है और कांग्रेस लीडरशिप पे छोड़ा जाता है। नंबर 1, कांग्रेस लीडरशिप देखती है कि मेजॉरिटी एमएलए किसके साथ है। ठीक है, एक बात, ये प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी का एक रूल है। तो उसके तहत जिसको पार्टी लीडरशिप ठीक समझेगी उसको बनाएगी, उसको बनाएगी। ज्यादातर एमएलए किसके पक्ष में लग रहे हैं आजकल? आपको क्या लग रहा है? आप दलाल साहब घूम फिर के मुझे उलझाना चाहते हो, आप ना ही पूछो तो ठीक है। सर, मेरा काम क्या है, मैं पत्रकार हूँ और काम क्या है मेरा? ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। चलिए सर, कोई बात नहीं। अब हम तो यही चाहेंगे कि जैसी आपकी सोच है उसके अनुसार आपके अकॉर्डिंग ही काम होता रहे। जी। सर, माना कांग्रेस सरकार आ गई अब की बार जी, लेकिन स्थिति कुछ मामलों में इतनी खराब है सर हरियाणा की। जैसे अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, चर्चा करना चाहूँ, तो सबसे पहले तो क्राइम के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो क्राइम का इतना बुरा हाल है कि हर घर में तो लॉरेंस बिश्नोई के चेले मिलेंगे आपको। गांव में कम से कम 500 की संख्या, हमारे 500 के। नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है सर, पहले उड़ता पंजाब हुआ करता, आज उड़ता हरियाणा हो चुका है सर। हर गांव के अंदर 80% बच्चे नशे की चपेट में आ चुके हैं। तो उसके लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है सर? पहले तो मैं इन 2 चीजों के ऊपर पूछ। देखिए, मैं आपको, मेरे पास होम का महकमा रहा है जी, मेरे पास लॉ एंड जस्टिस का महकमा रहा है जी। ये चीफ मिनिस्टर की विल पे डिपेंड करता है। हाँ, सहमत हूँ सर मैं आपसे। पिछले 10 साल में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने जो एक फुल फ्लैज कैबिनेट मिनिस्टर थे अनिल विज साहब जी जी जी, उनको बिल्कुल नेथा बना के रखा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं। एसपी की फाइल जो उनके थ्रू होके निकलनी थी
वो भी 3-3 महीने तक फाइलें पड़ी हुई थी। सुनिए, जब एक होम मिनिस्टर के एक्शंस निष्क्रिय हो जाए और जब एक चीफ मिनिस्टर की अपनी कार्यशैली इतनी उदासीन हो तो लॉ एंड ऑर्डर तो फेल होगा। सुनिए, मैं लेट मी कंप्लीट। मैं अब ना तो को पुलिस गश्त करती है, थानों में आप जाके देखो कितना बुरा हाल है सर। फोर्स ही नहीं है, पुलिस कहां से वो करें। एक दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोहतक जिले की जो कांस्टेबलरी है वो यहीं पे ही है। मैंने अपने टाइम में सबसे पहला काम ये किया था कि रोहतक जिले के अधिकारी बाहर जाएं और बाहर के जिलों के रोहतक में आए। सुनिए जी, अब क्या करते हैं, आप सिटी थाने में ड्यूटी है उनकी, सिविल लाइन में ड्यूटी है उनकी, सीआईए स्टाफ में ड्यूटी है उनकी, ड्यूटी उनकी थाने में है या एरिया में है, सो रहे हैं अपने गांव में जाके। सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा। एक इससे भी इसी चीज में लेट मी लिंक टूट जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज फिरौतियां किस तरह से मांगी जा रही हैं जी, और उसको अमली जामा ऐसे पहनाया जा रहा है कि अगर किसी व्यापारी को फिरौती मांगी है तो व्यापारी को उसको टाइम दे के उसका मर्डर किया है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। सुनिए, ऐसा कभी हुआ? आज साइबर केसेस आज इतने ज्यादा, मेरे ऊपर 2 बार महिलाओं के एक इतने अश्लील मुझे घेरने की कोशिश, मैं नहीं, इट इज विद एवरीबडी। आई टेल यू, हर एक के साथ हुआ सर, मेरे साथ भी हुआ। आज साइबर केसेस, आज फिरौती, आज चैन स्नैचिंग, आज रेप, इनकी घटनाएं, तो इट हैज बिकम ए रूटीन। सुनो, ये कौन जिम्मेवार है? इसी से लिंक करता हुआ मैं जाट आरक्षण की बात करता हूँ। जाट आरक्षण के अंदर लोग जिम्मेवार नहीं है, सरकार जिम्मेवार है। कारण जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कस्टोडियन होता है पूरी स्टेट का, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, ऐसा कभी हुआ थाने के थाने बंद पड़े, पुलिस लाइन लाख लगे हुए हैं, जी। हर एंटी सोशल एलिमेंट को खुली छूट है, किसी की मोटरसाइकिल को जलाए, किसी के घर को जलाए, किसी को। मैं तो ये कहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए दलाल साहब, आप तो बड़े सीनियर आदमी हैं, ओम प्रकाश कमेटी का गठन हुआ था जो डीजीपी थे। जी ओम प्रकाश थे ना, प्रकाश कमेटी का जो रिटायर्ड डीजीपी पुलिस यूपी के थे, नहायत ईमानदार, उसका गठन किया गया, और उनके साथ उनके सहपाठी के तौर पर केपी सिंह जो हमारे डीजीपी, वो भी नहायत ईमानदार, वो उनके साथ एसोसिएट कर रहे थे। और उनको गठन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। उसको दत्ता किसने बताया? मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। आज तक वो रिपोर्ट आया नहीं। रिपोर्ट कौन जिम्मेवार है? आज हजारों करोड़ का जो इस हरियाणा के अंदर जो आम लोगों का नुकसान हुआ, जिनके शोरूम जले, जिनकी गाड़ियां जली, जिन जो लोग मरे, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, आज भी कितने लोग जेलों में बंद है। कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस कैसे क्राइम कंट्रोल? कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस कैसे कंट्रोल करे? भूपेंद्र हुड्डा अगर सीएम बनते तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखिए भूपेंद्र हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर है। 10 साल के अंदर उन्होंने जहां किसी ऐसे हार्डन्ड क्रिमिनल को अगर कोई इनकाउंटर भी हुआ है तो उन्होंने ये नहीं, उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को डिफेंड किया है, इनकाउंटर को नहीं डिफेंड किया। लेकिन किसी ने जेल तोड़ के भागने की कोशिश की है। मैं तो होम मिनिस्टर रहा हूं, मेरे पास तो डाटा है। किसी ने क्राइम को तोड़ने की कोशिश की है, उसको अगर आप सख्ती से उसको कर्ब नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल ही नहीं हो सकता। क्या यूपी वाला मेथड यहाँ अपनाएंगे? 100%। कैसे? मैं एक और बताता हूँ। 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार आई थी तो बिल्कुल शुरू में 2-3 एनकाउंटर किए थे, हार्डकोर क्रिमिनल के किए थे। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया तो मामला ठंडे बस्ते में गया। उसके बाद किसी का एनकाउंटर है ही नहीं। दलाल साहब,
भूपेंद्र हुड्डा का राज आपने भी देखा, देखा। मेरे तो कई बार हाँ। विचारों में मतभेद भी हुए और जी। मैंने कहे भी, सुनो मैं जानता हूँ। कहे भी। जी। आज वो मेरा लीडर है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, लेकिन हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा ने क्रिमिनल के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। चलिए सर, अच्छी बात है। कितना खुशहाल सूबा चला, किस तरह से हरा भरा प्रदेश था, कैसे भाईचारा का हम हर बात में नंबर 1 प्रदेश था। आज बीजेपी के राज में कहाँ है? अब आ जाओ। क्या बुलडोजर की एंट्री होगी हरियाणा में? बुलडोजर की एंट्री ऐसी होगी कि ये क्रिमिनल जो है ना प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। मैं आपको बात बताऊं, मुझे और कुछ ना बढ़ावें, मुझे कुछ ना दे, मुझे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज पकड़ा दें। सुनो मेरी बात जी, मैं आपको दिखाऊं कोई क्रिमिनल कोई यहाँ किसी इलाके में रह जाए। आदमी की विल होनी चाहिए, एक नंबर। दूसरा, मैं आपको आपके सवाल का अगला जवाब भी दे देता हूँ। 10 साल के राज में कितना कर्ज था, कितना कर्जा लिया, सुनिए। पहली बात है 2005 का अगर हम चर्चा करें सर, तो 2005 के अंदर हरियाणा के ऊपर कर्जा था सर 26,000 करोड़ का। 2015 में जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई, उस टाइम 82,000 करोड़ का कर्जा था सर प्रदेश के ऊपर। और अगर अब मान ले सरकार आती है तो क्या उस कर्ज में इतनी उसी हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होगी क्या? अब आगे आइए, तनख्वाह कहाँ से? इसका जवाब दूंगा मैं आपको। हाँ, इसका जवाब दूंगा। जी बोलिए। 82,000 करोड़ का कर्जा भूपेंद्र हुड्डा आपके मुताबिक छोड़ के गया जी, ठीक है। 10 साल के राज में, मनोहर लाल खट्टर के राज में कितने लाखों का कर्जा आज है? पहले तो ये सरकार उसका जवाब दे। नंबर 1, ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में चारों तरफ पूरे प्रदेश के अंदर बाईपासेस बने, बने। जो हम यहाँ से गुहाना जाते थे दलाल साहब, पौना घंटा लगता था, आज 20 मिनट में पहुंचते हैं। मैं मानता हूं। चंडीगढ़ 5 घंटे में पहुंचते थे, आज हम 3 घंटे में पहुंचते हैं। सुनो, हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी। मैं बाहर की तो बात, मैं आपको HMT, सुनो, मारुति उद्योग के पार्ट्स की इंडस्ट्री, सुनो, यहाँ पर कौन सा ऐसा काम जो डेवलपमेंट का, आज जब रोहतक में लोग आते हैं ना, पता क्या कहते हैं? इज इट दी सेम रोहतक? जहाँ आप बैठे हो, यहाँ 2,000 रुपए गज का रेट था जमीन का, आज 2 लाख रुपए गज है। चलिए सर, अच्छा एक बात बताइए सर, जाट आरक्षण में सैकड़ों बच्चे जेल में पड़े हैं। उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि इन्होंने प्रॉपर्टी को जलाया। क्या भूपेंद्र हुड्डा की सरकार यानी कांग्रेस सरकार अगर आती है तो उन जाट बच्चों को बाहर निकाला जाएगा? क्या उनके खिलाफ स्टेट है वो केस वापस लेगी? देखिए, ऐसा है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितने बच्चे अंदर बैठे हैं वो बेकसूर हैं। हो सकता है बीच में कुछ परसेंटेज ऐसे भी हो जिन्होंने क्राइम को तोड़ा हो, जिन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा हो। लेकिन आज कितने साल हो गए उन बच्चों को, बेचारों को जेल में बंद हुए हुए? लगभग 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए। 10 साल में तो पहले दिन रात मिला के जेल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी खत्म हो जाती थी। मैं अगर हुआ चौधरी भजनलाल के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, MD यूनिवर्सिटी के अंदर मिसबिहेव किया गया था और कितने लड़कों ने किया था, और चौधरी भजनलाल ने चीफ मिनिस्टर बनते ही उन लड़कों को रोजगार दिया था। मैं आप कहता हूँ, क्या दिया था सर? रोजगार। सर ये सुनने में आया था कि भजनलाल जी ने उनको अंदर खाते ये पता करने की कोशिश की कि उन बच्चों को लेके आओ, मैं हिसाब किताब बराबर करूंगा। मैं उनको रोजगार दिया था, मैं मंत्री था उनकी गवर्नमेंट में। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। सुनिए, अब मैं नाम भी बता दूंगा आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में, आई लेट यू नो द नेम्स। ठीक है। अब मैं आप बताता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मैं पहला आदमी हूँगा और मेरे से भी पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। जो बच्चे जेलों में पड़े हैं, अगर मान लो कुछ गुनाह, कुछ क्राइम हुआ भी है, लेकिन आज 10 साल हो गए, वो अंदर पड़े हैं। ये तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी ज्यादा है, उनको फौरन रिहा कर देना चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आए, हुड्डा साहब CM बने, तो वो बच्चे बाहर आएंगे? अगर नहीं आए तो फिर दोबारा इंटरव्यू लूंगा आपका। मेरा इंटरव्यू मेरी कोशिश मेरी हमदर्दी उन बच्चों के प्रति है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर। अगर कुछ बच्चे हैं, जैसे एक तो
क्राइम के ऊपर डिस्कस हुई थी, तो सर उसमें ये था कि आजकल पुलिस के अंदर फोर्स ही नहीं है, एक होमगार्ड के जवान भर्ती कर दिए सर, 20-20, 25-25 हजार के। सुनो, पीएसओ भर्ती कर दिए 18-18 मैं हजार 2 के। मिनट की बात खत्म करता हाँ हूँ। सर, सुनो शिक्षा में 20-20 हजार के सुनो, टीचर। कर्मचारी परेशान, हम्म, व्यापारी परेशान, हम्म, किसान परेशान, हम्म, और हर वर्ग हम्म, जो आज डिसिल्टिंग नहीं हुई, हम्म, गंदा पानी लोगों को मिल रहा जी है, जी जी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जी। सड़क मार रही हैं, हम्म, आज जीएसटी की मार है, हम्म, महंगाई चरम सीमा पर। हम्म। आप कारपोरेशन में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, भ्रष्टाचार का हाँ, बोलबाला, भ्रष्टाचार है सर। कानून व्यवस्था है नहीं, हम्म, हर चीज चौपट है। हम्म। और मैं तो ये कहता हूं कि पता नहीं इनकी कोई सीट भी आवेगी कि नहीं आवेगी। चलिए सर, थोड़ा टाइम लंबा हो गया, बाकी ये अगले इंटरव्यू के लिए हम चर्चा रखते जी, हैं। तो बहुत बढ़िया है सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। थैंक यू वेरी आ, मच, आ, थैंक यू वेरी मच, हाँ, थैंक यू, जी सर, एक शुक्रिया आखिरी सवाल आपसे। जी। आपके बहुत चाहने वाले हैं सर इस क्षेत्र में, क्या आप अपने चाहने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने चाहने वालों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि ये भारत लिंक चैनल एक बड़ा पॉपुलर चैनल है। जी जी जी। जितने भी मेरे वेलविशर, जितने मेरे शुभ चिंतक, जितने मेरे रिलेशन में जितना मैंने एक सामाजिक जीवन के अंदर कमाई की है, उन सब से मैं अपील करता हूं कि आप भारत लिंक चैनल को आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। जी जी जी, और शुक्रिया। और इस चैनल को जरूर देखिए। जी ये समाज से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है, जी, और ये चैनल मेरी नजरों में सबसे बेस्ट चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद बहुत आपका, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। तो थैंक यू, दोस्तों, ये थे थैंक यू। सुभाष बत्रा जी, आपने इनके विचारों को सुना। अगर आपको लगा कि वास्तव में इनके विचारों में कोई ताकत है, कोई दम है और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, और आने वाली सरकार की कार्यविधि की जो झलक इन्होंने दिखलाई, अगर वो आपको ठीक लगी, तो मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के सामने बड़े-बड़े जो समाज के पुरोधा हैं, जो समाज के मार्गदर्शक हैं, उनके विचार मैं आप तक ला सकूँ। इसके साथ ही बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जी।